नमस्कार दर्शकों, मैं हूं व्यालोक और आप देख रहे हैं व्यालोक वाणी। और आज हम ले आए हैं आप सभी के प्यारे दुलारे, हमारे तो दद्दा हैं, अजीत दद्दा। लेकिन वैसे अब बाबा रामदास हो गए हैं, वानप्रस्थी हो गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दद्दा। राम राम, जय सिया राम। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपने बहुत दिनों तक कहा था कि व्यालोक तुम अपना चैनल ले आओ, मैं ले आया। हालांकि ये बहुत पुराना चैनल है, उसको मतलब मैं भूल गया था। 6-7 साल पहले एक बार कुछ ट्राई किया, उसके बाद भूल गया। तो हमारा स्वागत कीजिए नए चैनल का। YouTube पे आपका स्वागत है आपका और आपके चैनल का। और अपने संगी साथियों को कह दीजिए कि इसको क्या क्या करते हैं वो सब कहिए। जी जी। अच्छा, वो लास्ट में कहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको अच्छा। सभी व्यालोक वाणी के नए नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और वैसे मजाक के इतर भी सचमुच इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर कोई बंधन नहीं है किसी विषय की कि केवल मैं राजनीति पर बात करूंगा या मैं केवल साहित्य पर बात करूंगा। मैं सभी विषयों पर बात करूंगा। कुछ मोटिवेशनल जो आजकल दुकानें खुली हुई हैं उनकी भी पौबारह करूंगा, मैं और दद्दा मिलके। लेकिन दद्दा, अभी बिहारियों के साथ क्या हो गया पंजाब में? कुछ गांव के प्रधानों ने निकाल दिया है कि आप रात में नहीं रहेंगे, नए वस्त्रों में नहीं घूमेंगे, और तो और गुटखा नहीं खा सकते हैं। और ये केवल प्रवासियों पर नियम लागू हो रहा है, और ऐसे गांव में लागू हो रहा है जहां टोटल आबादी 1000 है और प्रवासी 500 हैं। उन प्रवासियों में मोस्टली बिहार के हैं, थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश के हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा बिहार लखनऊ तक है। क्या हो रहा है आपके पंजाब में? देखिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सोसाइटी जब फेल होने लगती है तो उसको उस अपनी दुर्दशा के कारण अपने अंदर खोजने चाहिए। पर गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी गलतियां दूसरों में खोजने लगते हैं। और इस पंजाबी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी समस्याएं दूसरों में खोज रहा है और अपनी सभी समस्याओं के लिए आप्रवासी मजदूरों को दोषी ठहराते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये खुद आप्रवासी मजदूर बनकर इससे भी बदतर, इससे भी बुरी दशा में यूरोप अमेरिका में सेटल हो रहे हैं और वहां दोयम दर्जे के सी ग्रेड नागरिक बन के रह रहे हैं। और जो घेटोज होते हैं ना, जो झुग्गी झोपड़ी का जो स्तर होता है, उससे भी बदतर स्तर पे विदेशों में रह रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, लिटरली स्टार्विंग। गुरुद्वारों में एक समय किसी तरह भोजन करते हैं। वो वर्ग अपने यहां नेटिव पंजाब में जो अप्रवासी बिहारी मजदूर, यूपी का मजदूर या कहीं और से आता है, उसको घृणा की दृष्टि से देख रहा है और अपनी सभी दुर्दशाओं के लिए इन अप्रवासियों को दोषी ठहरा रहा है, जिनके कारण इनकी खेती और इनका व्यापार किसी तरह अभी चल रहा है। ये अगर अप्रवासी मजदूर यहां ना आए ना, तो एक दिन में इनकी पूरा बिजनेस, पूरी खेती बाड़ी, इनकी पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाए। लेकिन उसमें एक बात तो ये गौर करने की है दद्दा, कि पंजाब में जो सिसेनिस्ट या कहिए अलगाववादी स्पिरिट जो है, भावना जो है, और स्पिरिट अगर वो वाला स्पिरिट ले लें जो शराब बनाने के काम आती है, तो वो जो स्पिरिट है वो तो कहीं ना कहीं पसार ही रही थी पांव। और वो हमने एक बार 84 में देखा था, 84 के बाद देखा, जो बहुत बुरी तरह से फैला था रोग। उसको किसी तरह कर्व किया गया, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है और तब से हम देख रहे हैं, और वो गाज अब भारत के, बिहार के और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों पर गिर रही है। ये कौन सा न्याय है, और ये कहाँ का सिस्टम है, और ये कैसे हुआ है? ये कहाँ से देख रहे हैं
क्योंकि इसका कहीं ना कहीं खालिस्तान वाली विचारधारा से लेन देन तो है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये अलगाववादी एजेंडे का एक चैप्टर है। जी। और उस अलगाववादी एजेंडा में जो ये बेचारा जो आप्रवासी मजदूर है ना, ये सबसे कमजोर कड़ी स्थापित होता है। और इस पर अटैक करना, इसको प्रताड़ित करना, या इसके ऊपर ऐसे फतवे लागू कर देना, इनके लिए ऐसा कर देना, इनके लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि एक तो भैया अपना बेचारा गरीब आदमी घर द्वार छोड़ के परदेश में आके किसी तरह जीवन यापन कर रहा है, वो इनसे लड़ने तो आएगा नहीं, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जागरूक नहीं है, उसके पॉलिटिकल राइट्स, उसके सोशल राइट्स को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसे सोशल ग्रुप्स नहीं है, समाज में मौजूद नहीं है। सरकार और पुलिस, जिसका ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो इनकी रक्षा करे, वो तुष्टीकरण में लगी है। जो लोग प्रताड़ित करने वाले हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, उल्टा उनका तुष्टीकरण कर रही है। और इनको एक टूल बना लिया गया है, अपनी दुर्दशाओं के लिए इनको दोषी ठहरा दिया जाए, जिससे उंगली हमारे ऊपर न उठ के इनके ऊपर उठने लगे कि आज पंजाब की जितनी भी दुर्दशा है उसके लिए ये आप्रवासी मजदूर जिम्मेवार है। एक तरफ आपने कहा कि यही मजदूर हैं जो वहां की प्राणवायु हैं, एक तरह से अभी कह लें तो, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स की समस्या है। पंजाब के लोग एक तरह से कहें तो जो जिनके पास जमीन है या जो थोड़े से धनी हैं, वो अपना काम खुद नहीं करना चाहते, उनके लिए मजदूर बहुत जरूरी हैं। खासतौर से बिहार से हमारे यहाँ से एक शहीद एक्सप्रेस जाती है, उसका नाम है शहीद एक्सप्रेस। वो जयनगर से जाती है अमृतसर के लिए, लेकिन हमने सुना है कि उसको शायद कोई मजदूर ट्रेन या ऐसा कोई नाम मिला हुआ है, और ऊपर से जब ये ट्रेन जाती है तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर और ट्राला लेके लोग वहाँ खड़े रहते हैं, ठेकेदार वगैरह, और इससे मजदूरों को ले जाते हैं। उनकी दशा दुर्दशा वो सब तो अलग बात है, लेकिन थोड़ी-सी शर्म बिहारियों को तो आनी चाहिए ना कि हर एक जगह तो लाठी खा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे बंबई हो, चाहे पंजाब हो, और ये अपने राज्य में अपने निजाम को सुधारने के लिए कुछ नहीं कहते हैं और न करते हैं। और ये चाहे व्हाइट कॉलर जॉब भी आप देख लीजिए, तो कर्नाटक में तो हिंदी विरोधी आंदोलन जब होता है तो उसमें तो व्हाइट कॉलर वाले भी मार खाते हैं। तो मार खाना जो हम बिहारियों की नियति है, हमको थोड़ी शर्म नहीं आनी चाहिए? थोड़ा-सा ये नहीं होना चाहिए शर्मिंदा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक समस्या रही, जिसने सामाजिक रूप ले लिया। जो जब हम सरकारें चुनने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और अपने प्रदेश में रोजगार के साधन मुहैया कराने में यदि फेल होंगे तो जनता पलायन करने के लिए मजबूर होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, और पलायन आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से होता आया है। हजारों लाखों सालों से लोग ग्रीनर पैस्चर्स की तरफ पलायन करते हैं। ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, आज भी है, आगे भी होती रहेगी। पर एक बात आपको दूसरा पहलू बताता हूं। जिन दिनों पहली बार, आपको याद होगा, जब पहली बार नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ी बदलाव की उम्मीद जगी थी बिहार में, और नरेगा मनरेगा का भी बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया था। तो एक बार ऐसा हुआ कि बिहारी लेबर नहीं आए, धान की रोपनी के समय बहुत कम आए। कम आए। ये काफी पुरानी बात हो गई, 5-7 2006 6-7 की बात है, 2006 या 7 की। हाँ, तो बिहार से 2-3 गाड़ियां हैं जो प्योरली, भाई जो शहीद जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, वो तो फिर भी उसमें 5-7-8 ठो स्लीपर है, 2-4 ठो एसी है, कुछ जनरल जी डिब्बा जी है। जी, हाँ हाँ, जन बिल्कुल। जन सेवा और जननायक 2 गाड़ियां आती हैं बिहार से, जो पूरी तरह जनरल डिब्बे वाली सुपरफास्ट गाड़ियां हैं। जी और जी अप्रवासी मजदूरों में वही सबसे लोकप्रिय है। जी यार, अब तो आप प्रवासी मजदूर भी पैसा खर्च करके आने जाने लगे हैं, तो अब तो जो गरीब रथ है सहरसा वाली, वो भी इन्हीं मजदूरों से पैक होके चलती है। और मैं आपको जी बड़ी विडंबना की बात बताता हूं।
जी 80 के दशक में ये जो आपकी जो आज गंगा सतलुज और शहीद है ना, जी ये पहले अमृतसर से दिल्ली तक चला करती थी। इसका नाम फ्लाइंग मेल हुआ करता था और बहुत ही शानदार गाड़ी हुआ करती थी, एकदम स्पिक एंड स्पैन, पूरे इसमें शानदार नया रेक लगता था। मैंने उसमें यात्रा की हुई है 1982 के बाद 83-84 में हम लोग अंबाला रहते थे, तो इससे अंबाला दिल्ली ट्रेवल किया करते थे और बड़ी प्रतिष्ठित गाड़ी हुआ करती थी उस रूट की। उसी दौरान फिर इन्होंने एक नई ट्रेन चलाई, शान पंजाब। तो तब उन दिनों फ्लाइंग मेल में यात्रा करना स्टेटस सिंबल होता था, लोग गर्व करते थे ट्रेन पे। फिर रेलवे को पता नहीं क्या सूझी कि उसको दिल्ली से बढ़ा के वाराणसी तक एक्सटेंड कर दिया गया, नाम रख दिया गया गंगा सतलुज। फिर ये गाड़ी चूंकि थोड़ी सी लेट लपेट होने लगी और उसमें बहुत सारे बिहारी ट्रेवल करने लग गए, तो ये पंजाबियों की निगाह से उतर गई। बिहारियां दी गड्डी होगी, एदे विच बो आंदी है। सर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि पंजाबियों ने इस ट्रेन में ट्रेवल करना बंद कर दिया। फिर इसको फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते पहले मुजफ्फरनगर फिर जयनगर तक एक्सटेंड किया गया। तो सर ये इनका जो इलाइटिस्ट माइंडसेट है ना, कि दूसरे को दोयम दर्जे का नागरिक समझना, ये पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये हर उस व्यक्ति को जो पंजाबी नहीं बोलता उसको भैया बोलते। तो साहब गंगा सतलुज और ये भैयों की गाड़ियां हैं, तो साहब वो भैया आए नहीं एक साल, तो क्या हाथों के तोते उड़ गए। तो सर क्या करते थे किसान, जन सेवा और जननायक के टाइम पे जलंधर में अपनी अपनी एसयूवी लेके खड़े रहते थे कि 4-6 भैयों को पकड़ के लाएंगे, रोपनी कराएंगे। तो सर ट्रेन आई जब जलंधर में तो एकदम खाली थी। तो अगले दिन इन्होंने क्या किया, जनसेवा जननायक को लुधियाना में पकड़ा, क्योंकि पहले 2-4 दिन लुधियाना वालों ने सारी लेबर जबरदस्ती उतार ली थी। जो नहीं उतरता था लुधियाना में 2-2 हाथ मार के तो जब लुधियाना पहुंचे तो बड़ी मारा मारी लुधियाना में। की बात बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि लुधियाना से काम नहीं चलेगा। सर पूरे पंजाबी किसान अंबाला चले गए 3 घंटा पहले और वहीं से लेबर को उतारने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अमन के आगे जाए क्या, हमको तो अमृतसर जाना है या लुधियाना। सर जबरदस्ती पीट पीट के अंबाला में उतार के जबरदस्ती अपनी एसयूवी में बिठाते थे। ये पैसा दे रहे हैं ना सर। ये मारा मारी थी लेबर के लिए और आज भी है। नहीं, इसका एक उदाहरण तो हमने कोरोना काल में देखा था, जब कोरोना के बाद हालात जब सुधरने लगे और मतलब स्थितियां बदलने लगी, तो भी चूंकि 2 महीने 3 महीने ये मजदूर रह चुके थे, तो अब इन्होंने देखिए 2 स्थितियां उस समय हुई थी। मैं भी बड़ी मजेदार और बहुत दुखद एक साथ दोनों बातें बताता हूं। कोरोना काल में एक तरफ तो बिहार के अंदर भूमि विवाद बढ़ गए, क्योंकि जो लोग बाहर से गए थे और वो आ गए, तो उन्होंने कहा कि अब 3 महीने रह लिए, कुछ आगे का पता नहीं है, तो चलो यहीं रह लेते हैं। तो पता चला कि जो गोतिया, जो चाचा वगैरह, जो नाते रिश्तेदार वगैरह पहले से उनके जमीन पर उपजा रहे थे, खा रहे थे, अब उनको दिक्कत होने लगी। तो एक तो उधर फौजदारियां बढ़ी और दूसरी तरफ अचानक हम लोग उठे तो देखे कि दरभंगा के गांव में, मधुबनी के गांव में ये शानदार बसें। अच्छा, चूंकि नीतीश जी ने सड़कें बनवा दी थी और नीतीश जी के साथ उस समय की जो केंद्र सरकार थी और केंद्र सरकार वगैरह से, तो क्या हुआ कि अब उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत लंबी लंबी वॉल्वो, जो हमने जयपुर दिल्ली रोड पर देखी या फिर उधर कहीं देखी, वो सब वॉल्वो, हमने कहा ये क्या मजाक है। पता चला भाई साहब कि घर से मजदूरों को उठाने के लिए वो वॉल्वो लेके चले आए थे और ये करीबन 6 महीने होता रहा। और इसी से प्रेरित होकर बाद में नीतीश चचा ने ये बयान दे दिया
कि बिहार अगर हाथ खींच लेगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। बहुत गर्व से उन्होंने बताया था कि बिहारी मजदूर हैं और बिहार मजदूर प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 है और हमारे 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। ये खैर उन्होंने नहीं बताया, उनका तो जो सरकारी आंकड़ा आया है वो बहुत हास्यास्पद है। उनके मुताबिक मात्र 13 लाख बिहारी बाहर रहते हैं। तो उस पर तो खैर अलग से पूरी चर्चा करनी होगी कि ये लोग आंकड़ों के साथ जो करते हैं, लेकिन ये हुआ था। तो अब हम लोग इस वार्ता को अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अपना क्लोजिंग रिमार्क मुझे ये बताते हुए दें कि ये पंजाबी जो हैं, अगर इनको इतनी दिक्कत है और अगर इनको अलग-अलग कानून बनाने हैं कि उनको 9 बजे रह पाना पड़ेगा, तो ये तो सीधे-सीधे संविधान का उल्लंघन है, सीधे-सीधे फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। हालांकि मुझे इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है कि वो स्वतः संज्ञान लेगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस दिशा में क्यों नहीं कुछ करना चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत अजीब सी बात है। सर, पंजाब में सरकार है कहाँ? सर, 5 PM सीएम है हमारा, जो समटाइम्स 6 AM सीएम हो जाता है। और पंजाब में सर आज तक यही क्लियर नहीं हो पाया कि सीएम है कौन। मतलब भगवंत मान साहब सीएम है कि दिल्ली से आता है एक चिकना चड्ढा, वह सुपर सीएम है, या भौजाई जो अपने सुनीता भौजाई हैं वो सुपर डुपर सीएम हैं। तो सर पंजाब में अभी हायरार्की फिक्स नहीं है, सीएम है कौन? या कि केजरीवाल जी हैं, जो या कि अभी फिलहाल केजरीवाल जेल जी में हैं, हैं। हाँ, या संजय सिंह है या सिसोदिया, मतलब एक तो क्लियर नहीं है। दूसरी बात है सर, पंजाब जो है वो एक डूम्ड स्टेट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं जो पंजाब को गवर्न करती हैं, रन करती हैं। अब ये जो जो फरमान आया है इसमें है कोई बिहारी रात को 9 बजे के बाद सड़क पे दिखाई नहीं देगा, कोई बिहारी बरमूडा और टी-शर्ट पहन के दिखाई नहीं देगा, कोई बिहारी खैनी नहीं खाएगा, कोई बिहारी डीजे नहीं बजाएगा या भोजपुरी गाना तेज बजा के नहीं सुनेगा। सर ये वो लोग हैं 1 मिनट की के बिना काम नहीं चलता। परंतु ये ऐसे तालिबानी ये आदेश सुना रहे हैं। और अच्छा, इससे पहले आपको ध्यान होगा, अच्छा इन्होंने कह दिया कि कोई बिहारी खैनी गुटखा तम्बाकू सुरती पान बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी औकात है कि तुम अपने लड़कों से कह दोगे कोई लड़का जो है चिट्टा नहीं करेगा, स्मैक हेरोइन और चिट्टा नहीं पिएगा, या कोई तुम्हारा आदमी गांव में स्मैक हेरोइन चिट्टा नहीं बेचेगा, ये पोस्टर निकालने की औकात है तुम्हारी? सर कुछ लोगों ने कोशिश की थी, आपको बता दूं, कुछ लोगों ने गांव में चिट्टा न बिके इसकी कोशिश की थी, दौड़ा दौड़ा के मारा था ड्रग माफिया ने इन्हीं लोगों को। तो सर गरीब मजदूर है बेचारा, उसको आप चाहे जैसे, अभी ये पीछे आपको जब अमृतपाल का जब संक्रमण काल चल रहा था पंजाब में डिब्रूगढ़ जाने से पहले, तो वो सब छोटे छोटे गुमटी वालों को जो कि सिगरेट पान बेचते थे उनकी गुमटियां उलट दिया करते थे। मैंने कहा उस एसयूवी को भी तो उल्टो जो अमृतसर से चिट्टा लेके आती है। एक गांव में एक लड़का था जो कि ब्यूटी पार्लरों से बाल इकट्ठे किया करता था, उसको पीटने का एक वीडियो आया था कि तू बाल इकट्ठे करता है, बाल काटना तो हमारे धर्म में अलाउड ही नहीं है, तू लोगों को एनकरेज करता है कि तुम बाल कटाओ जिससे कि तू खरीद सके। उसको पीटने का एक वीडियो आया। सर ये तो इनकी औकात है। और सर इन रेडिकल एलिमेंट्स को रोक सके इतना इस सरकार में ता भी नहीं है सर, इतने विल पावर ही नहीं है। और इतनी भारी मजदूरों की संख्या है सर, उनके यहां पॉलिटिकली उनको प्रोटेक्ट करने वाले ग्रुप्स नहीं है।
क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है ये जो है, हालांकि बहुत तेजी से ये यहाँ सेटल हो रहे हैं, इनके बच्चे यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, और इनके बच्चे तो फर्राटे से पंजाबी बोलते हैं। कल मेरे पास एक इसी तरह एक आप्रवासी मजदूर का बच्चा मेरे से मिलने आया, वो उसकी उम्र 16 साल है पर वो 14 साल से पंजाब में रह रहा था। मैं उसकी बातचीत, वेशभूषा, उसके रहन सहन से बता ही नहीं पाया कि ये पंजाबी बच्चा है या ये बिहारी है। तो हालांकि ये डेमोग्राफी को बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं। जी, लेकिन डेमोग्राफी के साथ आपकी राजनीतिक सक्रियता हो तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं कुछ भी। अगर आप राजनीतिक तौर पर संरक्षित नहीं है तो आपकी पिटाई इसे ही होगी। वैसे मूल बात यह है कि आप अगर दूसरों के यहाँ जा रहे हैं तो आपकी स्थिति हमेशा नौकर वाली ही रहती है। इसलिए हर एक बिहारी का ये कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ के निजाम को ललकारे, ठोकर दे, आवाज दे और कहे कि यहाँ सारी सुविधाएं क्यों नहीं है, ताकि बिहारियों का प्रवास रुके। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने एकदम हमारे साथ वीडियो की शुरुआत की। और अब लास्ट में जो कहते हैं वो मुझे सिखाइए जरा, क्या कहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिलते टॉपिक। हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दद्दा की तरफ से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या बटन दबाइए ताकि आपको शेयर सारे कीजिए, वीडियोस मिलते रहें। शेयर बेल कीजिए आइकन और दबाइए, बेल करवाइए, आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाइए। वैसे ये बहुत एक बहुत बात धन्यवाद। नहीं नहीं, जी, एक मिनट सुनिए। वैसे आपने सुना होगा, मैं अपने चैनल पे कभी ये अपील नहीं करता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं तो अगर आप मैंने कहाँ किया, आपसे करवाया, आप करने कंटेंट मैटर्स, कंटेंट बढ़िया दीजिए, अपने आप चैनल ग्रो करेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय सिया राम, सभी जय दर्शकों श्री श्रोताओं, राम, दद्दा जय आपको भी। जय श्री राम।